देखो भाई 17th क्वेश्चन देख लो एक बार, है ना। इसमें कह रहे हैं कि सर्किट इन द सर्किट पीएफ ऑफ बॉक्स इज जीरो। पीएफ का मतलब यहाँ पर किससे है? पीएफ मतलब किस चीज के बारे में कह रहे हैं, क्या पावर है? फैक्टर। हाँ जी। पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर बेसिकली मतलब कॉस ऑफ फाइव, कॉस फाइव पावर पावर फैक्टर, वो 0.5 है। एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ये बड़ा थोड़ा सा खतरनाक है यार। दो दो पावर फैक्टर, एक उस बॉक्स के पावर फैक्टर की बात कर रहा है और एक पूरे सर्किट के पावर फैक्टर की बात कर रहे हो आप। यानी दो जगह कॉस फाइव की बात हो रही है, दो जगह कॉस फाइव की बात हो रही है। वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? आ रही है सर, आ रही है। आ रही सर। अच्छा तो चारू भैया आप चेक करो अपना, है ना। फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स एंड इफेक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस नेचर ऑफ एलिमेंट इन द बॉक्स। मतलब कि इस बॉक्स में या तो कैपेसिटर है या तो इंडक्टर है। ये कहा जा रहा है आपसे कि बॉक्स में या तो इंडक्टर है या फिर कैपेसिटर है, ये आपको पता लगाना है क्या है। तो फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स एंड इफेक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कुल मिलाकर के। दैट मीन देखो, ये कहने के चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस तो है, 100% है, रेजिस्टेंस है, तभी तो पूछ रहा फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स। लेकिन उसके साथ में या तो यहाँ पर कैपेसिटर है या तो यहाँ पर इंडक्टर है, दो में से कोई एक चीज है यहाँ पर, या हो सकता है दोनों ही हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब बॉक्स के अंदर क्या है वो तो खोलने पर मालूम चलेगा, मैंने कुछ है, मतलब कैपेसिटेंस है या तो इंडक्टेंस है। लेकिन वहां पर एक बार बताओ, पूरे सर्किट का पावर फैक्टर लीडिंग कह रहे हो आप, पूरे सर्किट को आप लीडिंग कह रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? बॉक्स में क्या होगा जब बॉक्स? कैपेसिटर। तो इसका मतलब बॉक्स में कैपेसिटर है, ये क्लियर हो गया। अदरवाइज इंडक्टर होता तो करंट लैग करता, तो बॉक्स में इसका मतलब आरसी है। तो कुल मिलाकर के अब आपका डायग्राम क्या बन गया? एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस और एक और रेजिस्टेंस। कुल मिलाकर के ये डायग्राम बना हमारा। अंदर एक रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस है, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और बाकी ये वोल्टेज वी और फ्रीक्वेंसी एफ, ये सब दे रखा है आपको। मतलब बॉक्स अनलॉक हो गया कि बॉक्स में क्या था वो मालूम चल गया कि बॉक्स में आर और सी है, उसके बाहर 10 ओम का रेजिस्टेंस है। चलो अच्छी बात है। अब इस पूरे सर्किट का जब tan फाई वाला फॉर्मूला लगाओगे, tan फाई सर्किट का, पूरे सर्किट का tan फाई फॉर द कंप्लीट सर्किट, तो वो हमारा फॉर्मूला होता है XC माइनस XL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का यूज कर देंगे, पूरे सर्किट का, और पूरे सर्किट में XL तो 0 है, तो फिर tan फाई ऑफ कंप्लीट सर्किट विल बी XC, जो भी है ओमेगा C, मतलब 1 बाई ओमेगा C करके, और ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी है, फर्स्ट इक्वेशन। उसमें आपको क्या कहना है, ये जो फाई ऑफ सर्किट है वो दे रखा है आपको √3/2, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज √3/2, यानी कि cos फाई √3/2 है। तो cos फाई ऑफ एंटायर सर्किट ये √3/2 होने का मतलब फेज डिफरेंस पूरे सर्किट का 30 डिग्री एंगल के बराबर है। तो आप यही फाई सर्किट को यहाँ लेके जाओ और एक को एक इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी आपकी। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी? एक और इक्वेशन बनानी होगी, है ना। एक तो इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो वो इक्वेशन कहाँ से बनेगी? वो इक्वेशन बनेगी सिर्फ आरसी वाली से। इस बॉक्स का पावर फैक्टर भी तो कह रखा है, इस बॉक्स का पावर फैक्टर 1/2 कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तो अगर हम सिर्फ बॉक्स की बात करें, ओनली बॉक्स, तो यहाँ के लिए cos ऑफ फाई जो इस बॉक्स का है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0.5 यानी 1/2, यानी कि फाई ऑफ द बॉक्स इज 60 डिग्री। 60 डिग्री। और इस बॉक्स के लिए आप सेम फॉर्मूला लगाओ, tan फाई वाला, सेम फॉर्मूला, tan फाई फॉर द बॉक्स विल बी XC, XL उस बॉक्स में 0 है, अपॉन R, तो सिर्फ R लिखेंगे, इसमें R प्लस 10 नहीं होगा आपकी, क्योंकि बॉक्स की बात करो, वो 10 ओम बॉक्स के बाहर है, आउट ऑफ बॉक्स है वो। और फिर आप फाई को यहाँ 60 डिग्री ले आओ, तो एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। कुल मिलाकर के दो इक्वेशंस बन जाएंगी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को लेकर के। आगे सॉल्व हो सकता है या अभी भी दिक्कत होगी? दो अननोन्स हैं सर। ये बॉक्स में जो है वो सीरीज में ही होंगे सर, इसकी क्या गारंटी है सर? मतलब वो पैरेलल में भी तो हो सकते हैं सर, तो उससे tan सर्किट का R सर्किट वाला जो चीज है वो इफेक्ट करेगी ना।
अब ये हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि वो सीरीज में लगे हैं, ये मान के चल रहे हैं, या ये कह लीजिए क्वेश्चन का मिसिंग पार्ट है, क्वेश्चन को बोलना चाहिए था कि वो सीरीज में है, ठीक है। और हम बाय डिफॉल्ट सीरीज कॉम्बिनेशन मानते हैं इसलिए है कि 12th में ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो सिलेबस है वो सीरीज का ही माना जाता है। बात आपका बिल्कुल सही है, लॉजिकली आप बिल्कुल सही हो कि पैरेलल भी हो सकता था। तो ये क्वेश्चन बनाने वालों की मिस्टेक कह लीजिए या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कह दो क्वेश्चन में। बोलो सही है? ओके सर। बाकी तो ठीक है ना, अगर सीरीज मान ले फिर तो सही लग रहा है कि फिर भी गड़बड़ लग रहा है कुछ? नहीं सर, नहीं नहीं सर, वो तो ठीक है सर। ये कुछ क्वेश्चन और इन्होंने भेजा था हमारे पास डाउट के लिए आर्काइव से, जेई के प्रीवियस क्वेश्चन से, ये 2005 का क्वेश्चन है। इसमें एज इट इज मैंने कॉपी किया है, तो आप खुद ही देख लो। लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ रेडियस ए, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ एन एनक्लोज्ड, मतलब सोलेनाइड ये अंदर वाला सिलेंडर जो दिख रहा है ना आपको, ये सोलेनाइड है। ये अगर आपने जेई के प्रीवियस ईयर एक्सरसाइजेस लगाई हो तो उसमें दिख जाएगा तुम्हें। ये अंदर एक सोलेनाइड है, उसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है, कितने टर्न है क्या है, उसमें सब कुछ दे रखा है। और एक आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लोज थ्रू द क्वाइल। क्वाइल कहाँ पर है इसमें, कौन से क्वाइल की बात कर रहे हैं, है ना? और तो क्वाइल ऑब्वियसली सोलेनाइड का ही होगा, क्वाइल सोलेनाइड का ही होगा, उसमें कुछ करंट फ्लो करा रहे हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, जो बाहर की तरफ सिलेंडर आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो बाहर आप सिलेंडर देख रहे हो, इसके बारे में कह रहे हैं, उसकी रेजिस्टिविटी वगैरह सब दे रखी है। और फाइंड द इंड्यूस करंट इन द सेल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर आप मतलब एनालिटिकल स्किल वाला क्वेश्चन है और आईक्यू लगाना पड़ता है इसमें। नंबर 1, सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? स्टेप बाय स्टेप चलो। पहला स्टेप आपका क्या है, देखो स्टेप नंबर 1, आप मैग्नेटिक फील्ड बी बाय द सोलेनाइड चेक करो कि वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बी बाय द सोलेनाइड, लॉन्ग सोलेनाइड कहा है इन्होंने, क्या लिखना चाहिए बोलो भाई, क्या लिखें इसको? मैग्नेटिक फील्ड बाय द लॉन्ग सोलेनाइड का फॉर्मूला लगाएं अगर तो बोलो बोलो। म्यू नॉट एन आई। आई कौन सा? आई ये वाला, आई नॉट साइन ओमेगा टी वाला, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया करंट। क्या डायरेक्शन होगा? एक्चुअली सोलेनाइड में कॉइल दिखाया नहीं गया है, तो आपको इमेजिन करना है वो। मतलब जेई के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि कुछ चीजें आप खुद ही इमेजिन करो। मतलब ये कॉइल सोलेनाइड में ऐसे करके ना ऐसे जा रहा होगा, कुछ वो दिखाया नहीं इन्होंने, बट इस तरीके से ही कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो हमको सबको पता है कि सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा उसकी एक्सिस के पैरेलल चलती है, पैरेलल टू द एक्सिस। मतलब अगर हम सोलेनाइड को सिलेंडर की तरीके से दिखा रहे हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सिलेंडर के एग्जैक्टली पैरेलल साइड पर आ रही होगी, इस तरीके से। और ये कहाँ तक एक्सटेंडेड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड कहाँ तक होगी? क्या ये सोलेनाइड के बाहर भी एक्सटेंड कराते हो आप? क्लासेस में कई बार आता है कि आइडियल सोलेनाइड से मानते हैं, तो आइडियल सोलेनाइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, बी जीरो होता है आउटसाइड में, इनसाइड होता है आउटसाइड नहीं होता। तो जो हमारा सिलेंड्रिकल शेल है उसकी बात करते हैं अब यार, उसमें फ्लक्स कितना एनक्लोज कर रहे हो आप? फैराडेज लॉ लगाना पड़ेगा यहाँ पर, फैराडेज लॉ। तो जो बाहर वाला आप सिलेंड्रिकल सेल देख रहे हो उसके लिए फ्लक्स बताओ मुझे कितना होगा, कितना फ्लक्स उस बाहर वाले सिलेंडर से क्रॉस कर रहा है। तो मैंने कहा ना ये एक एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सर पाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देखिए यस सर, म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से दिखाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो लिमिटेड है यहाँ पर, वो सब जगह नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन सिर्फ कितने एरिया में प्रेजेंट है, आप ध्यान से देखो, कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की प्रेजेंस दिखेगी आपको, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा ही नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस सिर्फ सोलेनाइड वाले एरिया में होगी, और वो ए है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी फ्लक्स की जो वैल्यू बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई नॉट ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया करस्पॉन्डिंगली पाई ए स्क्वायर, ये बनेगा फ्लक्स। और अब इससे जो ईएमएफ जनरेट होगा, बिकॉज फ्लक्स फंक्शन ऑफ टाइम है, साइन ओमेगा टी बन रहा है यहाँ पर, टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो अब आप इसका ईएमएफ कैलकुलेट कर लो। तो ईएमएफ फैराडेज लॉ के हिसाब से विच इज माइनस डी फाई ओवर डी टी करेंगे। तो मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा है, मतलब कर भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आई नॉट ओमेगा को ही बाहर लाना है, खाली पाई ए स्क्वायर और बाहर वहां पर कॉस ओमेगा टी, ये और एक माइनस आएगा। ठीक है, ये बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ क्या होगी?
इंड्यूस करंट की डायरेक्शन यहाँ पर। चेंज करती है। नहीं, मतलब कि सिलिंड्रिकल सेल के लेंथ के पैरेलल होगी, इस तरह से पूछ रहा हूँ। मतलब वो तो ठीक है कि ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा तो वो चेंज होगा, बट किस सेंस में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर एक टॉपिक तुम्हें और डिस्कस हुआ था, यही इस क्वेश्चन का कैचिंग पॉइंट है, इस क्वेश्चन को कैच करने वाला पॉइंट यही है। तो सर्कमफ्रेंस जी, हम लोगों ने एक डिस्कस किया था, एक टॉपिक हमारा था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसमें यह कहा गया था कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर में होती है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के अंदर है तो उसकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ सर्किल बनेगी। याद है आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बी फंक्शन ऑफ टाइम हो और वो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर हो तो उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्किल बना करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हो। तो सेम क्वेश्चन हो रहा है, यानी कि जो सोलेनॉइड है उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्किल बनाओगे और वो आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ओम्स लॉ का ये कहना है कि करंट डेंसिटी J इज ऑलवेज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, J इक्वल्स टू सिग्मा E। तो जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सोलेनॉइड के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्किल है तो उसी के पैरेलल में करंट भी इंड्यूस करेगा, यानी कि जो करंट फ्लो होगा वो बाहर वाले सिलिंड्रिकल सेल में सर्कुलर फॉर्म में जाएगा। ऐसे बाहर वाले सिलिंड्रिकल सेल में सर्कुलर करंट फ्लो करेगी इस तरीके से। हो रहा, समझ में आ रहा है कि सर्कुलर करंट क्यों जाएगी बाहर वाले में? यस सर। अब उसको निकालेंगे कैसे? तो करंट निकालने के लिए ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, यही मेन पॉइंट है। अभी भले आपको क्वेश्चन आसान लग रहा हो, लेकिन 2005 में जब लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होंगे ना, उनसे पूछो उनकी हालत क्या रही होगी इस क्वेश्चन में। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको फंडामेंटल फॉर्मूला पता है, इट इज रो इंटू एल बाई ए, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टिविटी के लिए तो हम सिग्मा लिख लेंगे, 1 सिग्मा। लेंथ क्या रखोगे यहाँ पर? एल का मतलब कौन सा एल होगा ये? तो लेंथ मतलब जितने जिसने में तो करंट तो सर्किल में चल रहा है ना, करंट की लेंथ कितनी है? अगर हम बात करें तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो सर्किल के लॉन्ग चल रहा है, इसकी लेंथ बताओ। तो लेंथ ऑफ करंट लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सिलेंडर विच इज 2 पाई और उसका रेडियस दिया होगा सर आर है सर, 2 पाई आर। हाँ, अब क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ, जो करंट फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बनेगा? जो करंट फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको समझने के लिए ना आप एक काम करो, इसको समझने के लिए आप आधा सिलेंडर कंसिडर करो, हाफ सिलेंडर, बाहर वाला हाफ सिलेंडर देखो, जस्ट फोकस ऑन हाफ सिलेंडर ऑफ आउटर सेल, आधे सिलेंडर पे। उसमें करंट का फ्लो कैसे हो रहा जानते हो? सर्कुलर करंट आ रही है, ऐसे ऐसे करके करंट जा रही है। तो ये करंट इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के परपेंडिकुलरली निकलेगा और दूसरे वाले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के परपेंडिकुलरली अंदर चला जाएगा। तो करंट का क्रॉस सेक्शन ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगा, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, ये उस करंट का क्रॉस सेक्शन बनेगा। और अगर ये करंट का क्रॉस सेक्शन बनेगा तो कैपिटल ए की वैल्यू इस रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, एल इंटू वो डी, इसीलिए ये सब विड्थ वगैरह डी दे रखा है, डी दे रखा है, एल दे रखा है। तो यहाँ पर एल इंटू डी लगा दो, अब आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में आपको कि इसमें किसने कंसेप्चुअली चीजें लगी हुई हैं? वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है कि मतलब कुछ नया लॉ लगा दिया, फैराडेज लॉ के ऊपर क्वेश्चन है ये। बट ये समझ पाना कि सर्कुलर करंट जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर है, और उसके बाद क्रॉस सेक्शन क्या लेना होगा रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, मुझे बड़ा मतलब टफ है। एग्जामिनेशन हॉल में तो वैसे भी टफ है, जहाँ 3 मिनट का टाइम मिल रहा है तुम्हें। एनीवे क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपका? यस सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन था लेकिन यार वो मुझे मिला नहीं, बट मैंने ढूंढा था, उसको सर्च किया, लेकिन एक क्वेश्चन और आया था अभी 2000 का ही था कुछ ऑब्जेक्टिव। एनीवे ये देखो एक क्वेश्चन एक और भेजा गया था मेरे को। A metal disc rotates freely between the poles of magnet in the direction indicated. जानते हो ये भी मैंने क्लास में हालांकि डिस्कस जरूर किया आपसे, आपको कोई याद नहीं होगा लेकिन मैंने डिस्कस किया है। मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, मेरा टॉपिक क्या था। मेरा एक टॉपिक था फैराडेज डिस्क जनरेटर।
डिस्क जनरेटर खत्म हो जाएगा। ये वही टॉपिक है जहां पर मैंने एक डिस्कशन ये किया था कि चाहे आप एक बार को रोटेट करो, बार मतलब मेटेलिक रॉड, वो वाला बार नहीं पीने वाला, बार मतलब ओमेगा से अगर आप किसी एल लेंथ के रॉड को रोटेट करते हो, मेटल बार को, या फिर उसकी जगह पर आप पूरे पूरे सर्कुलर डिस्क को रोटेट करा दो। ये दोनों सेम लेक्चर में होंगे, आप देख लेना वहां पर, कि अगर आप एक मेटल डिस्क को रोटेट कराओ या फिर मेटेलिक रॉड को रोटेट कराओ, ईएमएफ मेटल बार के अंदर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आता है, और ईएमएफ मेटल डिस्क में सिमिलर तरीके से आता है बी ओमेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसका रेडियस चूज करते हैं। अगर रेडियस को ए मानते हो तो ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो आप इसको रेफर करना, नोट्स को रेफर करो, क्लास नोट्स को रेफर करो, मिल जाएगा तुम्हें जिसका भी डाउट है। अब इस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव किधर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, पोलैरिटी देखनी है। तो पोलैरिटी देखने के लिए आपको v क्रॉस b चेक करो, v क्रॉस b किधर होगा, किस तरफ आएगा, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन। तो डिस्क के रोटेशन को देखो आप, डिस्क का जो रोटेशन है उसके हिसाब से वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ नीचे की तरफ आएगी, मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ से साउथ। तो चेक करो v क्रॉस b डिस्क के सेंटर की तरफ आएगा या उसके सरकमफ्रेंस की तरफ आएगा। v क्रॉस b अगर सेंटर की तरफ, यानी कि सेंटर इसका पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और सरकमफ्रेंस बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। और जब सेंटर पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा तो सेंटर से करंट बाहर की तरफ आएगी, ऐसे जाएगा, रेजिस्टेंस में करंट नीचे फ्लो करेगा और वापस सरकमफ्रेंस में चला जाएगा। अब आप इसके हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, इन सबके हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है। current from P to Q, current from Q to P, no current because the EMF in the disk is opposed by the back EMF, ये सब क्या पता नहीं कहानी बोल रहे हैं। कौन सा आंसर सही है बताओ। P से Q। ठीक है भैया, जिसका डाउट है वो भी बता दे, कम से कम वही बता दे कि अब आंसर उसको तो पता ही होगा। यस सर, समझ गए। आंसर कौन सा सही है सर ए वाला समझ गए सर। अच्छा यार, एक ना इसमें एक क्वेश्चन रह गया है, एक मेरे ख्याल से वो पहले था शायद, ये यहाँ पर है, एक ये भी क्वेश्चन था, 20th क्वेश्चन, एचसीवी का ही है, एचसीवी का 20th क्वेश्चन है, बता देते हैं। इसमें कई लोगों ने इसकी डिमांड करी है। तो इसमें अब इंटरनेट पर भी ना, इंटरनेट पे ऐसे चोरी हो रही है, मतलब मैंने भी वहीं से चुराया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि टाइम कम था मेरे पास, तो मतलब एक ही डायग्राम सबने, ये जो बड़े बड़े तुम्हारे ऑनलाइन लर्निंग वाले हैं, चाहे वो वेदांतु हो चाहे बायजूस हो, सबने एक ही डायग्राम चोरी किया हुआ है, सबने, मतलब कट कॉपी पेस्ट। देखो यहाँ पर ईएमएफ ई दे रखा है और ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, रिहेस्टेट है बेसिकली ये, और ये जो 1 और 2 आप देख रहे हो ना, ये दो लूप है, मतलब ये डायग्राम थोड़ा सा गंदा है इनका, 1 एक लूप है और 2 भी एक लूप है, दो लूप है। तो पहले तो हम इसको एक सेपरेट डिस्कशन करना चाहते हैं। सेपरेट डिस्कशन ये देखो, अगर आपके पास दो लूप हो एक दूसरे के, मतलब सेम एक्सिस पर, सेम एक्सिस की दो लूप, एक में I1 करंट फ्लो कर रहा हो और एक में I2 करंट। जरा म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली थ्योरी याद करो, ये लेक्चर मैंने किया हुआ है। अगर इनमें d डिस्टेंस है तो ऊपर वाले कॉइल से फ्लक्स निकाल सकते हैं कि नहीं, छोटे वाले कॉइल से। म्यूचुअल इंडक्टेंस के टाइम पर हमेशा आपसे कहा गया है कि हमेशा छोटे वाले सर्किल का फ्लक्स निकाला करो। तो फ्लक्स जब ऊपर वाले का निकालोगे, बाहर ऊपर वाले लूप का, जिसका रेडियस a डैश है, तो एरिया तो लिखोगे पाई a डैश स्क्वायर एरिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब वहां पर लिखेंगे तो किसकी वजह से लिखेंगे। अगर हम ऊपर वाले सर्किल में सॉल्व करना चाहते हैं, ऊपर वाले सर्किल का फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले सर्किल की वजह से निकालेंगे। और फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सर्किल का याद करिए, सर्किल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक बार और याद on the axis वाला सर, on the axis वाला mu naught I r square upon 2 r square plus d square की पावर 3/2 म्यू नॉट I1, मैं तो इसको ऐसे याद कर रखा है एक्चुअली, म्यू नॉट I by 2r करके याद रखा है, मतलब, और साइन क्यू मैंने वाला कंपोनेंट, हाँ, मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा है कि थीटा ये वाला एंगल होता है। मेरे को एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के एक्सिस पर इस वाले फॉर्मूले से मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है याद करना, और कुछ नहीं है। तो साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे वहां पर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब कि फील्ड बाय बिगर लूप, फील्ड बाय द बिगर लूप आप निकाल सकते हो।
और एरिया ऑफ स्मॉलर लूप लिया मैंने, एरिया ऑफ स्मॉलर लूप मल्टीप्लाइड बाय फील्ड बाय द बिगर लूप ऑन एक्सेस वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, एक्सेस वाला फॉर्मूला, फ्लक्स आ जाएगा। उसके बाद अब आपके पास मेन क्वेश्चन है कि I1 है कितना, मेन क्वेश्चन तो ये है कि I1 कितना है। तो I1 के लिए सर्किट को देखो, I1 के लिए सर्किट देखो आप, उसके लिए कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं, उसके लिए कुछ बातें यहाँ कही गई हैं कि रिहेस्टेट हैज अ टोटल लेंथ L एंड द रेजिस्टेंस कैपिटल R, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज स्मॉल r डैश, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और बाकी इन्होंने क्या है, बाकी ये सब x डिस्टेंस है और क्या है, हाँ, इन द बिगिनिंग द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इज एट द लेफ्ट, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड u से चल रहा है। तो यार देखो कुल मिला के कहानी ये है कि स्टार्टिंग में ये जो एरो वाला पॉइंट देख रहे हो ना, ये एरो लेफ्ट साइड पे था, यहाँ था बिगिनिंग में, t इक्वल टू 0 पर ये एरो यहाँ था। तो t सेकंड्स के बाद ये एरो कितना आगे चला गया होगा अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कांस्टेंट स्पीड u इंटू t डिस्टेंस आगे चला गया, तो कितना रिमेनिंग लेंथ बचा, रिमेनिंग लेंथ क्या है, यहाँ पर कितनी लेंथ उसकी बची है सर्किट के अंदर, क्योंकि जो ut है ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, अब ये सर्किट से बाहर चला गया है। रिमेनिंग इन सर्किट वाला कितना है, रिमेनिंग इन द सर्किट, तो ये आप निकाल सकते हो टोटल लेंथ में से उतना माइनस करके, और उसी प्रपोर्शन में रेजिस्टेंस बचेगा उसका, उसी प्रपोर्शन में आप इस रेजिस्टेंस को लगाओ कि टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो जितना लेंथ सर्किट के अंदर रह गया है, बाकी जो बाहर चला गया उससे कोई मतलब नहीं। अब तो प्रोपोर्शनलिटी मेथड लगा करके हम यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल R डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ में से u इंटू टी माइनस कर दो, तो इतना लेंथ हमारा सर्किट के अंदर है, इसीलिए इसको वेरिएबल रजिस्टर कह रहे हो। आई बात समझ में? यस सर। और जो लूप 1 है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको R1 मान लेते हैं, मुझे पता नहीं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे उसको नहीं पता, मैंने लूप 1 का रेजिस्टेंस R1 मान लिया है। अब उसमें उन्होंने छोटा r लिखा है कि बड़ा r लिखा है, वो आप देख लेना एक बार। तो कुल मिलाकर के करंट कितनी फ्लो हो रही है यहाँ पर, अगर करंट कैलकुलेट करो आप, यहाँ ये जो करंट है I1 जिसको हम I1 कह रहे हैं, तो I1 नीचे वाले सर्किट की करंट है, तो I1 करंट क्या हो गई, EMF E डिवाइडेड बाय वो करंट टोटल कितने रेजिस्टेंस के अंदर जा रही है। तो करंट I1 का अगर आप पाथ देखोगे तो I1 करंट निकल करके पहले तो इसे लूप 1 में जाएगी, यानी कि R1 रेजिस्टेंस में, उसके बाद नीचे आकर के रिहेस्टेट के बचे हुए पोर्शन से जाएगी और फिर बैटरी में चली जाएगी। तो E डिवाइडेड बाय लूप 1 का रेजिस्टेंस R1 प्लस जो रिहेस्टेट का बचा हुआ पोर्शन है, यानी कि R बाई L और L माइनस UT। ये तो क्या हुआ, I1 फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, I1 फंक्शन ऑफ t हो गया, टाइम के साथ चेंज होगा वो। तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स है ये I1 पे डिपेंड है, और I1 खुद टाइम का फंक्शन है, यानी कि फ्लक्स टाइम का फंक्शन हो गया वहां पर। छोटे वाले लूप का फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करने लगा, तो जब छोटे वाले लूप का फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा तो EMF इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर कॉइल कैसे निकालोगे भाई आप, EMF इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर कॉइल निकालना, तो कब निकालना है आपको, कब निकालना है, जब कॉन्टेक्ट बिगिंस टू स्लाइड है और जब वो आधी लेंथ स्लाइड कर चुका है। तो अब आप EMF देखो, थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन बनेगा यार, इस I1 का एक्सप्रेशन आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, I1 की एक्सप्रेशन को यहाँ लाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद d∅dt करके EMF निकालना पड़ेगा। ये खुद भी फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम नीचे आएगा, फंक्शन ऑफ टाइम ये भी आएगा। तो पहले पार्ट में कितना टाइम रखोगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर देने के लिए, कॉन्टेक्ट बिगिंस टू स्लाइड वाला मूवमेंट एट द इंस्टेंट, तो एट द इंस्टेंट कॉन्टेक्ट बिगिंस टू स्लाइड, यानी कि उसके लिए आप क्या रख देना, t इक्वल टू 0। पहले EMF का फंक्शन निकाल लो, उस फंक्शन में टाइम को 0 पुट करके हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, और उसी फंक्शन में हाफ स्लिड का मतलब u इंटू टी जो है वो L/2 के बराबर होना चाहिए, ut L/2, तो हम t की जगह L/2u रख देंगे, तो सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। लेंदी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये भी। बोलिए, बोलो भाई, समझ आ गया तो बताओ, अदरवाइज यस यस
क्वेश्चन का लॉजिक समझ पकड़ पाया? अब लॉजिक में कैसे करना है इसको, चलिए। तो ये इतना ही क्वेश्चंस मैंने रिसीव किए हैं भाई, जो डाउट के फॉर्म में आए थे मेरे पास, अगर और इसके अलावा तो मेरे को कुछ रिसीव हुआ नहीं है। ठीक है, आप लोग का कुछ हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, आप चाहो सर तो। एक दो क्वेश्चन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। वो तो बताएंगे, मैंने कहा था वो तो हम डिस्कस करेंगे। एक ना, मतलब अगर आप लोग हो तो 5 मिनट के लिए वेट करो, तो एक टॉपिक और डिस्कस कर रहे हैं, टाइम वैसे भी खत्म हो जाएगा, मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक बस पॉइंट आपको ये डिस्कस सर करना करते थे। जो है ना, क्योंकि आपको फायदा ही होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। तो ये एक टॉपिक जो है वो मैं करा दूं, क्योंकि तो तुम लोग पता नहीं कब पकड़ में आओगे। ये जो वो था ना, क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट में थ्योरी के नाम पर ज्यादा नहीं है, लेकिन एक पॉइंट मेरे को सर समझाना है, वो आपको समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप मान लो एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, और इनको ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ लगाया है हमने, एसी। ठीक है, और वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी वाला, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए, इसका इनका ये कहना होता है कि अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करें तो क्या आंसर आएगा। मान लो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हम मेजर करते हैं और ये V2 आ रहा है, मतलब अपना आउटपुट हम कैपेसिटर के अक्रॉस दें, आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, कितना वोल्टेज मिलेगा। अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस अपना आउटपुट वोल्टेज दें तो क्या आंसर बनेगा। तो तरीका इसका ये होता है कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना, मतलब V आउटपुट इज अक्रॉस कैपेसिटर, तो फिर आपका जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वही आंसर आ जाएगा, यानी कि V आउटपुट शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। एंड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए आप I मैक्सिमम और उसको कैपेसिटर के रिएक्टेंस से, यानी कि XC से मल्टीप्लाई करिए, कैपेसिटर के रिएक्टेंस से। तो V आउटपुट बराबर मैक्सिमम करंट निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम EMF डिवाइडेड बाय रूट ऑफ XC स्क्वायर, XC माइनस XL का होल स्क्वायर, बेसिकली XC माइनस XL करते हैं ना, उसका स्क्वायर करते हैं, बट यहाँ पर XL है नहीं, इस सर्किट में XL नहीं है, तो हम सीधा सीधा XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कर देंगे और बाद में XC को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काम है मेरा। अब आप ये बताओ कि जो XC है वो बेसिकली कहते हैं कि वो 1/ओमेगा c के बराबर होता है। तो जब ओमेगा 0 के बराबर होगा तो XC इन्फिनिटी होगा, और जब ओमेगा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो XC की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ओमेगा 0 है और XC इन्फिनिटी है तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, और ओमेगा इन्फिनिटी है और XC 0 है तब आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन देख लो आप। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो पहले, ये ई नॉट डिवाइडेड बाय XC से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 1 प्लस R ओवर XC होल स्क्वायर। अब क्या आंसर बनेगा बताना। अगर XC इन्फिनिटी रखते हैं तो V नॉट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इनफाइनाइट अगर हम रखते हैं XC इनफाइनाइट, यानी कि ओमेगा 0 फ्रीक्वेंसी 0, तो V नॉट की वैल्यू बोलो भाई, आप लोग के हिसाब से क्या दिख रहा है आपको। अगर नॉट ई नॉट सर E ई नॉट, नॉट ही आ जाएगी सर। E नॉट आ जाएगा, ठीक है। और अगर ओमेगा इन्फिनिटी है तो ओमेगा इन्फिनिटी यानी XC 0 हो गया तो R बाई XC जो हुआ, अगर R बाई XC इनफाइनाइट हो गया तो 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप सर सप्लाई, कम हो जाएगा सर। हाँ, इसका मतलब कैपेसिटर किस टाइप के वोल्टेज को प्रेफर करता है, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को प्रेफर कर रहा है या लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को प्रेफर कर रहा है। वो लो फ्रीक्वेंसी, लो फिल्टर, फिल्टर इसी को बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर जो होता है, आप कह सकते हो कि कैपेसिटर, आप कह सकते हो कि लव्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, कैपेसिटर लव्स लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेजेस सिग्नल्स, और वो हाई फ्रीक्वेंसी को मना कर देता है, रिजेक्ट करता है। अगर हमने आउटपुट रेजिस्टेंस पे लिया होता, इसी क्वेश्चन में अगर मेरा आउटपुट रेजिस्टेंस पे होता कैपेसिटर की बजाय, तब देखो क्या बनता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी का वोल्टेज, रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आउटपुट आप रेजिस्टेंस पे लो, यहां पर आउटपुट लो, वी आउटपुट यहां लो,
तो हम आउटपुट वोल्टेज को क्या लिखते हैं? अब आप आउटपुट वोल्टेज को लिखोगे करंट, यानी कि ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई उसको आर से करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो ये ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स सी बाई आर का स्क्वायर बनेगा ये। और अब अगर आप ओमेगा को 0 रखते हो, जिसका मतलब कि एक्स सी विच इज 1 बाई ओमेगा सी विल बी इन्फिनिटी। तो अगर एक्स सी इन्फिनिटी है तो आउटपुट वोल्टेज 0। अगर ओमेगा को इनफाइनाइट रखते हो तो एक्स सी विच इज 1 बाई ओमेगा सी 0। एक्स सी 0 होने का मतलब आउटपुट वोल्टेज ई नॉट के बराबर आएगा। यानी रेजिस्टेंस में कौन सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं हम लोग? किस ज्यादा, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज आ रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, या फिर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज आ रहा है वहां पर? सर हाई फ्रीक्वेंसी प्रेफर करेगा। हाँ, मतलब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को प्रेफर करता है। रेजिस्टेंस लव्स हायर फ्रीक्वेंसी, ये है बेसिकली। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट हो जहां पर दोनों सिग्नल्स आ रहे हो, मतलब क्योंकि एक्चुअली कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, कम्युनिकेशन में जब हम और आप बात करते हैं तो हमारे सिग्नल्स कई सारी फ्रीक्वेंसीज के होते हैं। तो जितने भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, जितनी भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है, चाहे मोबाइल है, चाहे पुराने जमाने का टेलीफोन हो, कुछ भी हो, इन सब के अंदर फिल्टर सर्किट्स लगते हैं, सबके अंदर। क्योंकि कोई किसी की लो फ्रीक्वेंसी वॉइस होती है, किसी की हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस होती है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वॉइसेस है। तो वॉइसेस को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजा जाता है और फिर उनको कम्युनिकेट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो मान लीजिए हमारे पास दो हैं यहाँ पर, E1 साइन ओमेगा 1t और प्लस E2 साइन ओमेगा 2t। मतलब आप, मैंने अभी दो सिग्नल्स का मिक्सचर भेजा है, मिक्सचर ऑफ टू सिग्नल्स आप ऐसे मान लीजिए। उसमें से हम ये मानते हैं कि जो ओमेगा 1 है वो बहुत लो है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा 2 बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मान लीजिए यहां पर हम आउटपुट लेते हैं, मतलब कि आउटपुट 1, एक आउटपुट आप यहां पर रिसीव करो और एक आउटपुट आप कैपेसिटर पर रिसीव करो, तो आउटपुट 1 किस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डोमिनेट करेगा और आउटपुट 2 किस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डोमिनेट करेगा? तो पीछे का कंसेप्ट अभी देखो आपसे क्या कहा गया था कि जो कैपेसिटर है वो प्रेफर करता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, मतलब वो लो फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंगली ज्यादा रिएक्ट करता है, मतलब ज्यादा आउटपुट देगा आपको, और रेजिस्टेंस हाई फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा आउटपुट देते हैं। तो अगर दोनों का मिक्सचर लेकर के आ रहे हो आप कहीं से, तो ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग ज्यादा आउटपुट कहां पर मिलेगा? मतलब आउटपुट 2 की अगर हम बात करें, आउटपुट इज डोमिनेटेड बाय, आप कह लीजिए इट इज डोमिनेटेड बाय फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1। एंड आउटपुट 1 की बात करें अगर, तो आउटपुट 1 इज डोमिनेटेड बाय फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। डोमिनेट का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर कोई रिसीवर लगा दें तो उस रिसीवर में रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई रिसीवर लगा दें तो वो रिसीवर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ज्यादा रिसीव करेगा और लो फ्रीक्वेंसी वालों को रिजेक्ट कर देगा। यानी कि फिल्टर करने का मतलब यही होता है। फिल्टर करने का मतलब क्या होता है कि जो चाहिए वो रख लो और जो नहीं चाहिए वो हटा दो। फिल्ट्रेशन प्रोसेस यही होता है ना कि आपको जो चाहिए वो ले लो। तो अगर मेरे को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स की जरूरत है और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को रिजेक्ट करना है, तो मैं आरसी सर्किट के रेजिस्टेंस वाले पोर्शन पे जाकर के अपना आउटपुट रिसीव करूंगा। और अगर मेरे को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की जरूरत है और हाई फ्रीक्वेंसी वालों की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं कैपेसिटर पे जाकर के अपना आउटपुट रिसीव करूंगा। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है फिल्टर सर्किट किसको कहते हैं और नीड के अकॉर्डिंग हम कहां पर अपना आउटपुट रिसीव कर सकते हैं। और अगर आप इसका ग्राफ देखो ना, लास्ट में इसको ग्राफ के ऊपर देखोगे अगर, तो ओमेगा वर्सेस आउटपुट का ग्राफ, ओमेगा वर्सेस आउटपुट, तो यहाँ पर वीसी और वीआर दो दिखा रहे हैं। तो अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देख रहे हो तो कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी को प्रेफर करते हैं, कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी प्रेफर करता है। तो कैपेसिटर का ग्राफ ऐसे आता है, मतलब अगर हम इसको दिखाना चाहें तो वो लो फ्रीक्वेंसी से रिड्यूस करता जाएगा, थोड़ा सा कर्व होगा लेकिन आप सही से बनाना, मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे आएगा। जीरो फ्रीक्वेंसी पर वो ई नॉट रहेगा और ओमेगा इन्फिनिटी होते होते वो जीरो हो जाता है। ये वीसी का ग्राफ है पिछले डेटा के हिसाब से ये। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब लेंगे तो इनफाइनाइट ओमेगा पर वो ई नॉट हो जाएगा।
यानी उसका ग्राफ चेंज हो जाएगा और उसका ग्राफ यहाँ से चलेगा और ये ऐसे राइज करते करते E0 पहुंच जाएगा। ये VR का ग्राफ है। एक हिंट मिल गई है तुम्हें, बाकी आप अपने आप पढ़ो इसको, है ना। हिंट मिल गई है आपको काफी। ठीक है जी, चलो ओके सर, चलो जी, थैंक यू, Okay, sir. थैंक यू जी, बाय बाय। थैंक Thank you, sir. यू सर। थैंक यू, बाय बाय।